हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने या आप कह सकते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों ने कल आइडेंटिफाई किया था, कैलकुलेट किया था इसको। ठीक है, जो कि मिनिमम वैल्यू होता है ना। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए होता है। अब हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते थे, है ना। ओके, जो कि फोर्स का यूनिवर्स होता है ना। फोर्स का यूनिवर्स है ये। ओके, अब इसके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इसका डायमेंशन फार्मूला चेक करेंगे। ठीक है, चलिए डायमेंशनल फार्मूला इसका चेक करते हैं। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसको हम लोग कूलम फोर्स बोलते हैं वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते क्या हैं, 1/4πε0 को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, हम पूरा कूलम कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला चेक करेंगे। ठीक ना, 1/4πε0 को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं। ओके, और ये फोर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा Q1 Q2/r² इंटू Fe, है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब देखो Q1 चार्ज है, ठीक है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, नीचे आ जाएगा न्यूटन फोर्स के बदले। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है इसीलिए। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप यूनिट भी आप चेक कर सकते हो, है ना। फिर इसी को एक स्टेप आगे हम बढ़ जाते हैं। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है AT। ये AT होता कैसे है, तो देखिए जब आप करंट पढ़िएगा तो करंट होता है I = Q/T। ठीक है, और यहाँ से Q = हो जाएगा IT। I है करंट, करंट के लिए एम्पियर, T है टाइम, टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला T। तो Q का क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, तो Q के बदले हम लोगों ने क्या लिख दिया, AT। और एक चार्ज था, फिर AT लिख दिए। ठीक है, फोर्स का हो जाता है mLT⁻²। ठीक है, r² है, दैट मीन्स L⁻²। ठीक है, ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया नीचे में तो, और ऊपर में भी कर दिया तो A² T²। ठीक है, m L⁻3 T⁻² आ गया। अब इसको लिनियरली लिख लिए तो A⁻2 T⁻2 m⁻1 L⁻3 और T⁻2। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया m⁻1 L⁻3 T⁻4 A⁻2, है ना। अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको आप क्रॉस कर दो, ये इसको इधर आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको रिवर्स करना। ठीक है, आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए अब परमिटिविटी जो मैंने बताया था कि किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी भी चेक करते हैं। ठीक है, तो परमिटिविटी होता है क्या है, किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या करता है, फोर्स को परमिट करता है। ठीक है, किसी अनदर चार्ज पर फोर्स कितना अप्लाई होगा वो डिसाइड कौन करता है, तो वो डिसाइड करता है मीडियम का प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। जितना ही ज़्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही फोर्स कम अप्लाई लगेगा, कम अप्लाई होगा किसी भी बॉडी पर। ठीक है, कह सकते हैं उतना ही इलेक्ट्रिकल फोर्स कम अप्लाई होगा किसी भी चार्ज पर। तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन से। ठीक है, ओके, और अभी हमने जो कूलम फोर्स कैलकुलेट किया वो फ्री स्पेस के लिए किया, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर भी तो चार्जेस हैं, है ना। तो इस लोकेशन पर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर कूलम फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आंसर है कि यहाँ पर हम रिलेटिव परमिटिविटी चेक करते हैं। ठीक ना, ओके,
रिलेटिव परमिटिविटी चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और वैल्यू सेट कर देते हैं। ठीक है, तो मीडियम के लिए हम लोग कूलम्ब फोर्स कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पहले चेक करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, यहाँ पर कूलम्ब फोर्स फॉर फ्री स्पेस कितना होता है, तो कूलम्ब फोर्स फॉर फ्री स्पेस होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर वैक्यूम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, कूलम्ब फोर्स फॉर मीडियम, ठीक है, यहाँ पर F भी था, यहाँ पर Fm कर देंगे, यहाँ पर ε0 था, यहाँ पर m कर देंगे, ε m। मीडियम के लिए 1/4πε0m, ठीक है, सफिक्स है Q1 Q2/r², इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 कर देंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स भी डिवाइड हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, है ना। ठीक है, तो ये अगर डिवाइड होगा तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है, अपॉन 1/4π ε0m Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ से 4π से कैंसिल हो गया, यहाँ से Q1 Q2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से r² से कैंसिल हो गया, बचा कौन 1/ε0 और इधर कौन बचा 1/ε0m। ठीक है, तो 1/ε0 अपॉन 1/ε0m को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ε0m/ε0। ठीक है, और ये है क्या, तो ये है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वल टू ε0m/ε0, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, या तो आप रिलेटिव परमिटिविटी को या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, बात देखी है, इसके बारे में हम लोग कैपेसिटेंस में, ठीक है, कैपेसिटर के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप K भी लिख सकते हो, ER भी लिख सकते हो, है ना। अब ध्यान दो, ER इक्वल टू होता है क्या है FB/FM, FB/FM, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, और ER इक्वल टू M/E0 लिख सकते हैं ना, देख लो। ओके, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं ER को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ε0 से, ठीक है, इज इक्वल टू EM। ये मीडियम का परमिटिविटी है, तो मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई विथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब नाउ कूलम्ब्स लॉ फॉर मीडियम Fm इज इक्वल टू 1/4πε0m Q1 Q2/r²। अब इस EM के जगह पर हम लोग ER इंटू E0 लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया उसी को 1/4πε0r, इस EM के जगह पर Q1 Q2/r² एज इट इज है। ठीक है, अब ध्यान दो, रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए 1 होता है, एयर के लिए लगभग 1 होता है, और वाटर के लिए 81 होता है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो ER अभी जिस मीडियम में हम हैं वो मीडियम एयर है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ के लिए एयर के लिए हम कितना सेट कर सकते हैं 1। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के जगह हमने क्या सेट कर दिया 1। ठीक है, जब 1 सेट कर दिया तो ये फार्मूला क्या हो गया 1/4πε0, ठीक है, इंटू 1 Q1 Q2/r²। बात समझ में आ रही है। चलो अब इसके आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। तो अब मेरे पास कूलम्ब फोर्स फॉर मीडियम हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये फार्मूला फाइनली हमको मिल चुका है। ठीक है, और ये फार्मूला हम लोग मीडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा यहाँ पर हम लोग वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है दिस इज द कूलम्ब्स लॉ फॉर मीडियम, और वो मीडियम कौन सा है एयर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमेशा आप याद रखोगे एयर के लिए। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स है, देखो एक न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ड्यू टू another small sphere of charge minus 0.8 माइक्रोकूलम in air is 0.2 न्यूटन। ओके, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से एक बार आप रिपीट मार लोगे, पढ़ लोगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज,
0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके कारण पहले पॉइंट चार्ज पर 0.4 माइक्रोकूलम, इस दोनों के कारण, ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। ओके, और ये है कहाँ पर, एयर में रखा हुआ है। ठीक है, एक पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे पर फोर्स कितना लगा रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ क्लियर कर रहा है ये चीज़। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बी नंबर का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्फीयर पर फोर्स कितना लग रहा है फर्स्ट के कारण, तो सेकेंड स्फीयर के कारण फर्स्ट पर लग रहा था 0.2। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमको क्या बताता है, ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको ये पता चलता है कि अगर ये इस पर लगा रहा है 0.2 न्यूटन तो ये भी इस पर कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो बी का तो आंसर आप सिंपली आपको यहीं से मिल जाएगा। अब आपको ए नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है फोर्स और कितना है 0.2 न्यूटन, Q1 कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया। Q2 कितना है माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। हमको चेक करना क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसलिए माइनस को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अवॉइड करेंगे उसको। अब देखो फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर उसको डिनोट नहीं किया है, आप चाहो तो अलग से यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब सारा का सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करने से पहले वो फोर्स का वैल्यू पुट करना होगा, और फोर्स यहाँ से 0.2 पुट कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, ये भी पुट कर दिया। ठीक है, Q1 का वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 का वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁶। मैंने यहाँ पर माइनस को अवॉइड किया है क्योंकि हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, तो उसका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो यहाँ पर r² था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इधर ले गया। ठीक है, और फोर्स को मैं इधर ले आया। ठीक ना, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आपको मिल जाना है 144 इंटू 10⁻⁴। ओके, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये 10⁻⁷, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो ये 10⁻⁷। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर लेना आप लोग, 144 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा r² का वैल्यू। r का वैल्यू रूट अंडर 144 इंटू 10⁻⁴, रूट हटेगा तो 12 इंटू 10⁻²। ठीक है, ओके, और r आ जाएगा आपका -2 है तो 0.12 मीटर, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, Q1 Q2 है ना, ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर का है, तो दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका आ गया r = 0.12 मीटर। यही तो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अगर ये इस पे या ये इस पे 0.2 लगा रहा है न्यूटन, तो ये भी इस पे 0.2 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, तो बी नंबर वही मैंने लिख दिया है। बोथ द स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, विद द सेम फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग charges of 2 into 10⁻⁷ coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb placed 30 cm apart in air। ठीक है,
ओके, एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, एक पर है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम और एक पर है चार्ज 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। अब आपको कैलकुलेट करना है फोर्स कितना है, तो सिंपल सा है, कूलम फोर्स लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो गिवन क्या है, Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, R है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.3 मीटर। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब फोर्स हमको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, R का वैल्यू 0.3, R स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर 0.09 हो जाएगा। ठीक है, 0.09 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये 9 इस 9 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस 10⁻² को ऊपर ले जाओ, लिनियर में लिखना है तो। ठीक है, तो ये 10⁹ प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻14, और यहाँ पर 10⁻11, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻7 है और 3 इंटू 10⁻7 है, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, तो इसीलिए ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, टाइपिकल क्वेश्चन आपसे खुद सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर कूलम्स लॉ का। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।